काले जादू से हुआ शैतानी बच्चा। बबीता की शादी मानो घर वालों के लिए आफत बन चुकी थी। माँ बाप भी बबीता के भूत प्रेत वाले शौक से अब तंग आ चुके थे। बबीता की चाह ख़त्म ही नहीं होती, कभी एक किताब तो कभी दूसरी। लोग लाइब्रेरी जाते हैं किताबों के लिए, लेकिन बबीता अक्सर कबाड़ी वाले के यहाँ पहुँच जाती। उसे पता है कि आजकल की नई पीढ़ी इन बातों में कम रुचि रखती है, इसलिए सभी अपने घर पे पड़ी किताबों को रद्दी सामान बेच देते हैं। लाइब्रेरी में नहीं तो कबाड़ी वाले के पास तो पक्का किताबें मिल ही जाएंगी। अपने कमरे में बबीता ने एक लाइब्रेरी बना रखी थी और साथ ही साथ एक म्यूज़ियम भी। उसमें ना जाने कितने भूतिया पोस्टर और मोमबत्तियाँ पड़ी थी। अजीबोगरीब माहौल था वहाँ का। दिन रात पढ़ना, फिल्म देखना, बस यही थी बबीता की ज़िंदगी। माँ सुचित्रा और बाबा उमेश की चिंता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। बबीता के इन्हीं शौक़ की वजह से उससे किसी की नहीं बनती। रिश्ते तो आते, मगर बबीता के विचार और शौक़ सुनकर सब भाग जाते। कहते हैं ना, जोड़ियाँ ऊपर से ही बनकर आती हैं। बस ऐसा ही कुछ हुआ। रायपुर के विराट रस्तोगी का रिश्ता बबीता से तय हुआ और शादी भी हो गई। दोनों की जोड़ी एकदम सही। जितना भूत प्रेत की बातें बबीता करती, उतने ही विराट करता। विराट के लिए थी तो सरकारी नौकरी। काम से वापस आने के बाद विराट बबीता के साथ बैठकर कुछ अध्ययन करता। कभी कभी दोनों बैठे प्लान चिट भी करते, आत्माओं को बुलाते। कुछ इसी तरह से जीवन की गाड़ी चल रही थी। यूं ही दिन बीतते गए और ट्रांसफ़र के बाद बबीता अब गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पोलो फॉरेस्ट आ गए। उन्हें जंगल के पास वाला एक कॉटेज दे दिया गया। यहाँ लोग जंगल घूमने आया करते थे। ये जगह बहुत अच्छी थी क्योंकि हर दिन यहाँ नए नए लोग आते रहते थे। यूं तो सब ठीक ठाक रहता था, मगर जैसे ही कोई परिवार आता, बबीता को अपनी सूनी गोद खलने लगती। डॉक्टर को भी दिखाया गया, शहर शहर घूम कई हकीमों को भी दिखाया गया, परंतु कुछ नहीं हुआ। विराट तो कितनी ही बार गोद लेने की बात करता, पर बबीता ही मना कर देती। उसे माँ बनने का वो एहसास चाहिए था। धीरे धीरे अपने बच्चे से लगाव चाहिए था। दिन रात पूजा पाठ में बीत जाता, जाने कितने ही व्रत वगैरह किए, पर हमेशा ही असफलता हाथ आती। ऐसे ही दिन पर दिन बीतते गए और 2 वर्ष बीत गए। अपनी किताबों की दुनिया में तो वैसे ही दोनों खो जाया करते थे। यूं ही एक दिन बबीता के हाथ में एक किताब आई, तंत्रों से भरी नई किताब। सम्मोहन, वशीकरण, भूत प्रेत, जाने क्या क्या था उसमें। पढ़ते पढ़ते बबीता इच्छा शक्ति वाले पृष्ठ पर पहुंच गई। इच्छा शक्ति मतलब अपने कार्यों को तंत्र विद्या से सिद्ध करना। कौतूहल ऐसा मचा कि दौड़ गई विराट के पास बताने को। बबीता, विराट ये देखो क्या मिला। विराट, हाँ ये तो पढ़ा है मैंने, इच्छा शक्ति, मगर हमें क्या करना इन बातों से। बबीता, अरे तुम समझ नहीं रहे। विराट बबीता के पेट पर उंगली दिखाते हुए, कहीं तुम्हारा इशारा इस पर तो नहीं। बबीता, हाँ वही कह रही हूँ। विराट, दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा। ये सब पढ़ने के लिए ठीक है, खुद पर आजमाने के लिए नहीं। बबीता, अरे तो हर्ज ही क्या है विराट। विराट, बस कह दिया ना, नहीं तो नहीं, अब जाओ और सो जाओ जाकर। बबीता और विराट एक दूसरे से नाराज होकर सोने चले जाते हैं। बबीता उसी किताब के साथ लगी रहती है। 2 बजे रात को विराट की नींद खुलती है तो देखता है कि बबीता अभी भी किताब में लगी हुई थी। आंखें घूरते हुए विराट देखता है, बबीता किताब रखकर सो जाती है। अगले दिन, बबीता, क्या सोचा तुमने उस बारे में? हर मुमकिन कोशिश तो कर चुके हम तुम, क्यों ना एक बार ये भी करके देख लें। विराट, फिर शुरू हो गई तुम। देखो मेरी भी इच्छा है हमारी संतान हो, मगर ऐसे ऐसे कौन करता है। बबीता, कुछ नहीं सुनूंगी मैं, जब तक हाँ नहीं कहोगे पानी भी नहीं पीऊंगी। विराट नाराज होकर अपने काम पर चला जाता है। लौट कर आता है तो देखता है कि बबीता जमीन पर गिरी पड़ी है। झट से उसे उठाकर पलंग पर सुलाता है और पानी की छींटे दे उसे होश में लाता है। सुबह से कुछ भी ना खाने पीने से बबीता की हालत ऐसी हो गई थी। विराट बबीता को गिलास से पानी पिलाने की कोशिश करता है तो बबीता इनकार कर देती है। थककर विराट को उसकी बात माननी पड़ती है।
विराट के मान जाने पर बबीता खुद ही गिलास का पानी पी लेती है और खुशी खुशी खाना भी खा जाती है। विराट, क्या करना होगा ये बताओ। बबीता, कुछ नहीं, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे होता है, बस कुछ तंत्र के साथ करना होगा। बस सब कुछ अमावस की रात को होगा, और हाँ, पूरे घर में रोशनी ना आने पाए। मुझे भी रोशनी में नहीं जाना जब तक कि बच्चे का जन्म ना हो। विराट को रोशनी वाली बात कुछ अजीब सी लगती है। तंत्र साधना के अनुसार लिखी सारी सामग्री लाकर एक कमरे में लगा दी जाती है। किताब में लिखे अनुसार तंत्र से हासिल हुई इच्छा कुछ नकारात्मक परिणाम भी देगी, पर इस पृष्ठ को बबीता ने फाड़ कर हटा दिया था। बबीता किताब के बाकी पन्नों को निकाल अपने ही सामने रख देती है। विराट और बबीता दक्षिण की ओर अगल बगल बैठ जाते हैं और मोमबत्तियों से एक गोलाकार बनाया जाता है और उसी के बीच में आग जलाकर मंत्रों के साथ कुछ आहुति भी देनी होती है। आहुति के बाद सहवास और फिर यही क्रिया अगले अमावस पर। बबीता बहुत खुश थी। विराट बबीता की खुशी में खुश था। अमावस के कुछ दिन पहले ही एक दिन जंगल में एक जंगली जानवर को गिरफ्त में लेने के दौरान विराट बुरी तरह से घायल हो जाता है। विराट का हाथ पेड़ों और झाड़ियों के बीच ऐसे फंस जाता है कि निकालने के दौरान पूरी तरह खूना खून हो जाता है। विराट जब घर लौटता है तो बबीता उसको ऐसी दशा में देख घबरा जाती है। बबीता को सिर्फ अमावस वाले दिन की चिंता लगी हुई थी कि सब कैसे होगा, पर विराट उसे आश्वासन देता है कि सब कुछ ठीक होगा। अगले अमावस पर फिर से वही क्रिया दोहराई जाती है। उसी आग में एक सेब रख दी जाती है जिसे बबीता को सहवास से पहले खाना था। आहुति के दौरान आग की तपिश से विराट के हाथों में लगी चोट के घाव फिर से ताज़ा हो जाते हैं और उनमें से खून रिसने लगता है। आहुति तो घी की होनी थी, पर साथ ही साथ खून की भी हो गई थी। घी से तो नहीं, मगर खून की बूंदें पड़ते ही आग धधक उठी। ठंडी हो जाने पर सेब खाकर सहवास कर दोनों सो जाते हैं। एक सप्ताह बीतने पर बबीता को अपने भीतर कुछ आभास सा होता है। टेस्ट करने पर बबीता गर्भवती दिखती है। बबीता और विराट बहुत ही खुश होते हैं। अभी एक महीना ही हुआ था कि बबीता का अपना पेट कुछ बाहर सा दिखने लगा। बबीता खुशी के मारे ये भूल गई थी कि यह सामान्य नहीं है। जब उसने विराट से कहा, विराट देखो मेरा पेट कुछ बाहर सा है ना। विराट, इतनी जल्दी। बबीता, वैसे तुमको मैंने नहीं बताया, मगर किताब में लिखा था कि इस तंत्र से इच्छाएं अवधि से पहले ही पूर्ण हो जाती हैं। शायद इसी कारण बच्चा जल्दी बड़ा हो रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ विराट। विराट, फिर तो शायद डॉक्टर से मिलना होगा। बबीता, नहीं, ये सब कुछ हम दोनों को ही करना होगा। कोई डॉक्टर नहीं, किसी की भी मदद नहीं, यही लिखा था। विराट, पहले क्यों नहीं बताया तुमने? कुछ गड़बड़ हुआ तो? इतनी जल्दी इच्छा पूर्ण होना मुमकिन नहीं है, कोई दुष्ट परिणाम ना हो। बबीता, क्या होगा? देख रही हूँ जब से माँ बनी हूँ तुम्हें कोई खुशी ही नहीं है, बड़े बदल गए हो तुम। बबीता बच्चे के मुंह में विराट को कुछ भी कह जाती है। विराट चुपचाप सारी बातें सुनता जाता है। विराट अब घर तो घर, अपने दफ्तर में भी परेशान रहने लगा। उसका सहकर्मी दयाशंकर उससे बार बार पूछता, मगर विराट कुछ भी नहीं कहता। विराट भी कहना चाहता था, मगर बबीता की बातों को याद कर विराट चुप हो जाता। जैसे ही दिन बीतने लगे, बबीता का गर्भ पूरी तरह से बढ़ता जा रहा था। अब बबीता का गर्भ लगभग 7वें महीने जैसा हो चुका था। बबीता अब ज़्यादा नाराज ही रहती थी। बबीता और विराट बातें कर रहे थे। बबीता, क्या नाम सोच रहे हो विराट? विराट, पहले हो तो जाने दो। बबीता, अब भी तुम्हें शक है ना? विराट, अरे नहीं नहीं। बबीता गुस्से से, दिख रहा है मुझे, आज तक कभी भी एक बार हाथ नहीं लगा के देखा मेरे पेट पर, छू कर देखा है कभी? विराट को खुद भी एहसास होता है कि गलती तो कर ही बैठा है वो। अपने इन विचारों में उसने एक बार भी पिता होने का फर्ज नहीं निभाया था। सॉरी बबीता। और विराट अपने आप को संभालते हुए बबीता के साथ अच्छी बातें करता है और अपना हाथ बबीता के पेट पर रखता है। उसे भी एहसास होता है कि कुछ अंदर चल फिर रहा है। विराट, अरे इतनी हलचल कैसे रहती हो दिन भर? बबीता, अरे इन्हीं एहसासों के लिए तो तरस रही थी मैं। अच्छा बबीता, आज इतने दिन हो गए, तुम्हें बाहर जाने का जी नहीं करता? बबीता, नहीं, क्यों जाऊं बाहर? विराट ने बात को आगे बढ़ाने के बजाय
चुप होना ही मुनासिब समझा। अपने हाथ को बबीता के पेट से हटाते वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका हाथ पेट के भीतर कोई खींच रहा है। विराट ने झट से हाथ हटाया, पर नज़र अभी भी बबीता के पेट पर ही थी। हाथ हटाने पर उससे छोटे छोटे हाथ की उभरी हुई आकृति पेट पर दिखी। विराट परेशान था कि अभी 2 महीने ही हुए हैं और बबीता 7 महीने जैसी गर्भवती लग रही थी। 15 दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन विराट, सुनो, अपनी माँ को तो बुला लो। बबीता क्रोधित होते हुए, कुछ परेशानी है क्या तुमको? समझ नहीं आता तुम्हें? कोई पाँव नहीं रखेगा इस घर में। इतनी नकारात्मक गतिविधि देख विराट एकदम से चुप हो जाता है। दिन भर दफ्तर के लिए जाना अब मुमकिन न था, क्योंकि अब बबीता को देख समझ आ रहा था कि अब जल्द ही बच्चे का जन्म होने को है। विराट ने दफ्तर में अर्जी दे दी कि अब घर पर ही रहेगा, ज़रूरत के सारे सामान लाकर घर पर ही रहता। विराट किसी भी हाल में बबीता को कोई कष्ट नहीं देना चाहता था। घर पर रहने पर विराट ने देखा कि बबीता की खुराक दोगुनी हो गई थी। खाने बैठने पर उठती नहीं थी जब तक रसोई में सारा खाना खत्म नहीं हो जाता। यूं ही एक सुबह विराट ने एक आध्यात्मिक गाना बजा दिया। गाने की आवाज़ कानों में पड़ते ही बबीता एकदम से क्रोधित हो उठती है। बबीता, बंद करो इसे, मैंने कहा बंद करो अभी के अभी। विराट को समझने में देर न लगी कि सब कुछ उल्टा हो चुका है। बबीता नकारात्मक ऊर्जा से घिर चुकी थी। अपनी किताबों को पढ़ते पढ़ते जाने कब उसकी आंख लग जाती है। आधी रात बबीता अपने पेट को पकड़कर कसमसाने लगती है। बबीता, विराट, विराट, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बबीता के पहने हुए कपड़ों पर खून ही खून साफ साफ नजर आ रहा था। विराट, अरे खून कैसा? हे भगवान, डॉक्टर भी नहीं बुला सकता, करूँ तो क्या करूँ? कुछ गलत ना हो जाए, मुझे ही करना होगा सब। विराट बाल्टी भर पानी लाकर एक चादर बिछाता है, पास में एक कैंची रखता है। बबीता, कुछ नहीं होगा मुझे, बस तुम साथ रहो। विराट बबीता को चादर पर लेटा देता है। बबीता की चीखें पूरे घर में गूंज रही थी। काफ़ी जोर लगाने के बाद बच्चे का मुंह बाहर आ जाता है। बच्चा खून से लिपटा होने के कारण विराट को समझ नहीं आता है। बच्चे को एक कपड़े से साफ करने के बाद विराट के होश उड़ जाते हैं। बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, एक शैतान जैसा पैदा हुआ था। हाथों की कलाइयों में से 2 हाथ निकले हुए थे। नाखून पहले से ही बड़े बड़े, आंखें खूनी लाल और मुंह में पहले से ही दांत। बबीता, कैसा है बच्चा? देखा आपने? अरे बोलो कुछ तो। विराट, लड़का है मगर। बबीता, मगर क्या विराट? विराट, बच्चा इंसानी नहीं, शैतानी ताकत से हुआ है। बच्चा सामान्य नहीं है। बबीता उठते हुए अपने बच्चे को विराट के हाथों से ले लेती है। विराट बच्चे को देकर पीछे हट जाता है। बबीता की आंखों पर मानो मोह का पर्दा आ गया था। उसे गलत कुछ दिख ही नहीं रहा था। बबीता अपने बच्चों को देख हंसती है और अपनी उंगली का एक छोर अपने दांतों से काट लेती है। उंगलियों से खून रिसने लगता है। उसे लेकर विराट की ओर देखते हुए बच्चे के मुंह में डाल देती है। बच्चे की नज़र और बबीता की आंख दोनों ही विराट को घूरती हैं। विराट ये नज़ारा देख बेहद डर जाता है और फिर पीछे हट जाता है। विराट ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इसका अंजाम ऐसा होगा। कुछ पल के बाद बबीता उठती है। बबीता, मेरा बच्चा भूखा है विराट, उसे और खून चाहिए। बबीता को ऐसे हाल में देख विराट घर के भीतर भागता है। उसके पीछे पीछे बबीता आ जाती है। विराट भागते हुए किचन के कोने में आ जाता है। बबीता और बच्चे की आंखों से साफ जाहिर हो रहा था कि दोनों विराट के खून के प्यासे हैं। विराट हाथों में चाकू उठा लेता है। तभी उसकी नज़र पास में रखे केरोसिन की गैलन पर पड़ती है। माचिस और गैलन उठाकर विराट घर के बाहर की ओर भागता है, मगर बिखरे खून पर उसका पांव पड़ते ही वो गिर जाता है। विराट उठकर देखता है कि बबीता उसकी तरफ बढ़ रही थी। विराट खुद को इतना लाचार महसूस करता है कि डर के मारे गैलन का तेल बबीता और बच्चे पर छिड़क देता है। बबीता, विराट भूख से तड़प रहा है मेरा बच्चा, बाप होना उसके, खून ही तो मांग रहा है बेचारा। इतना बोलते ही बबीता आगे बढ़ने लगती है। विराट का डर बढ़ते बढ़ते हद पार कर जाता है।
माचिस की तिल्ली जला बिना सोचे समझे बबीता की ओर फेंक देता है और घर के दरवाजे बाहर से बंद कर देता है और घर के दरवाजे को बाहर से बंद करके बाहर निकल जाता है। बबीता की चीख से पूरा घर भर जाता है। आग पूरे घर को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। कुछ देर बाद विराट जब दरवाज़ा खोलता है तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। सुबह तक विराट वहीं अपने सर पर हाथ रखे बैठा था। सुबह होने के बाद गांव वालों की भीड़ आ जाती है और दयाशंकर भी। दयाशंकर, ये क्या साहब? विराट, मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो दया, सब कुछ खत्म हो चुका है। विराट खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और अपनी जुबान को बंद रख इस मौत को राज ही रहने देता है।